Today we will discuss about AC circuit containing capacitor only. कि जब हमारा AC सर्किट है जिसके अंदर ओनली कैपेसिटर है, इस बार उसके अंदर ना रजिस्टर है ना हमारा इंडक्टर है, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा कैपेसिटर है। ठीक है, तो अगर AC सर्किट है जिसके अंदर कैपेसिटर हो तो उसके अंदर हमारी, जैसे हमने L सर्किट में देखा, जो हमारी EMF है वो लीड कर रही थी। ठीक है, अब आर सर्किट में देखा था हमने ईएमएफ और करंट सेम फेस में थे। अब हम देख रहे हैं कि जो कैपेसिटर वाला सर्किट है उसके अंदर क्या होता है, ईएमएफ लीड करती है, ईएमएफ लेग बिहाइंड है करंट के, तो ये चीज हम देखते हैं। तो मैं ये मान के चल रही हूँ, सबसे पहले हम करंट इसको वोल्टेज दे रहे हैं, एसी वोल्टेज ई नोट साइन ओमेगा टी। अब हमें पता लग रहा है ये एसी वोल्टेज है क्योंकि साइन ओमेगा टी एक ऐसा फैक्टर है जो कंटिन्यूसली क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, इसका मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, मतलब कंटिन्यूसली इसकी एक साइकिल चलती रहती है, जिसके कारण हम इसको बोल रहे हैं, हम इसको एसी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इसको एसी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, उसका फेस सेम है, उसका फेस अलग है। इसका फेस तो हमें ओमेगा बाई टी, ओमेगा टी दिख रहा है, लेकिन करंट का फेस क्या है ये हमें निकालना है। तो मैं ये मान रही हूँ कि हमने ई नॉट साइन ओमेगा टी जो है वो अप्लाइड की है, किसको, कैपेसिटर को, इतनी वोल्टेज हमने अप्लाइड की। हमने ये मान लिया कि लगता है कैपेसिटर और करंट का डायरेक्ट लिंक नहीं है। कैपेसिटर के केस में करंट की जगह जो फैक्टर आता था वो चार्ज आता था, तो हम पहले चार्ज निकाल लेते हैं कि अगर हम इतनी वोल्टेज दे रहे हैं तो कितना चार्ज उसके अंदर स्टोर हो रहा है। कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज को स्टोर करना, तो मैं वही देखना चाह रही हूँ कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो कैपेसिटर के अगर चार्ज स्टोर हो रहा है इट मींस करंट आ रहा है, तो वो मैं करंट बाद में निकाल लूंगी। तो सबसे पहले मैं चार्ज देख रही हूँ, चार्ज का हमें हमारा फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल टू CE। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू CE, हमने किया था CV, इधर हमारी वोल्टेज मैंने ले लिया E, तो CE की जगह मैंने क्या लिख दिया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अब हम I इजीली निकाल सकते हैं। देखो अब I मैंने Q बाई टी क्यों नहीं लिया, dQ बाई dt क्यों लिया, क्योंकि जो हमारा चार्ज है वो किस टर्म में दे रखा है, T की टर्म में, तो इसलिए हमें डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। I इज इक्वल टू dQ बाई dt, t बाई dt ऑफ Q की जगह मैंने लिख दिया C ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो C ई नॉट तो पीक वैल्यू है भाई, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। एक कैपेसिटर की जितनी कैपेसिटेंस होती है वो हमेशा वही रहती है, तो यानी C ई नॉट जो है हमारी क्वांटिटी, ये जो है हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब साइन ओमेगा टी की बात करें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या आएगा, ओमेगा, तो हमारे पास आ गया C ई नॉट ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब हमें क्या देखना है भाई, हमें तो ये देखना है ईएमएफ और करंट में क्या रिलेशन है। अब इधर साइन है इधर कोस है, तो पहले हमें इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए देखो पहले तो मैं कर रही हूँ ई नॉट और नीचे ले आई इसको 1 बाई ओमेगा सी कर दिया, ओमेगा सी ऊपर था मैंने इसको क्या कर दिया 1 बाई ओमेगा सी कर दिया, बात बराबर है। अब है ये हमारे पास कोस ओमेगा टी, क्या मैं कोस ओमेगा टी को यूं लिख सकती हूँ, साइन 90 प्लस थीटा, 90 कितना होता है पाई बाई 2 और थीटा एज इट इज। देखो साइन 90 प्लस थीटा, तो इसका मतलब भी तो वही होता है साइन 90 प्लस थीटा का। देखो साइन 90 पे नेम चेंज होता है, कोस आ जाएगा, साइन 90 प्लस। अब हम बात करते हैं साइन की, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, साइन 90 प्लस, साइन जो है 90 प्लस क्वाड्रेंट यानी सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव। ठीक है, और ओमेगा टी यानी कोस ओमेगा, हम ये भी लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो मैं क्या लिख रही हूँ इसको, साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब ये 1 बाय ओमेगा सी को मैं क्या लिख रही हूँ, XC, मतलब मैं देखो I इज इक्वल टू ई नॉट, मुझे पता है ये इस फॉर्म में आएगा I इज इक्वल टू आई नॉट। ठीक है, तो ई नॉट 1 बाय ओमेगा सी को मैं एक रेजिस्टेंस टाइप फैक्टर, जो कैपेसिटर के केस में बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मैं इसको 1 बाय ओमेगा सी को बोल रही हूँ, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC। ये एक फैक्टर होता है जो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, इसकी भी यूनिट वही होती है जो रेजिस्टेंस की होती है, ओम। तो 1 बाय ओमेगा सी को मैंने लिख दिया XC। ठीक है, तो ई नॉट 1 बाय ओमेगा सी क्या आ गया, XC साइन
90 प्लस थीटा। देखो अब देखो हमारी ईएमएफ में तो था ओमेगा टी और इसके अंदर क्या आया ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसका मतलब करंट जो है आगे चल रहा है इससे ईएमएफ से। कितना आगे चल रहा है ये भी हमें दिखाई दे रहा है 90 फेज डिफरेंस। 90 फेज डिफरेंस है। इनका फेज डिफरेंस किसका कितना हो गया, ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है, तो इनका जो फेज डिफरेंस हो गया बेटा वो हो गया हमारा पाई बाय 2। अगर अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कैसा आएगा ग्राफ, देखते हैं। देखो करंट तो हमारा रहता है इधर ही, करंट ये हो गया हमारा। अब मैं देख रही हूँ ईएमएफ, मुझे पता है ये करंट आगे चल रहा है, अभी अभी मैंने डेरिवेशन से निकाला है जो करंट है वो पाई बाय 2 आगे चल रहा है फेज डिफरेंस में, ठीक है। तो करंट हम इधर बना रहे हैं तो ईएमएफ को पीछे बना दें तो करंट आगे हो गया ना, ठीक है। और कितना फेज डिफरेंस है इसके अंदर, पाई बाय 2 का है, ठीक है। कितना है फेज डिफरेंस, पाई बाय 2। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। ये टॉपिक देखो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने ये देखना था करंट और ईएमएफ में कितना फेज डिफरेंस है। तो हमने देखा जो इसके अंदर है करंट लीड कर रहा है ईएमएफ को कितने फेज डिफरेंस से, पाई बाय 2 से। और ये भी हमने कैसे किया, डेरिवेशन स्टार्ट किया। हमें ये देखना था कैपेसिटर के अंदर हमें करंट निकालना। कैपेसिटर के अंदर करंट निकालने का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम कैपेसिटर का जो काम है चार्ज स्टोर करना उसको हम रेफरेंस लेके करंट निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, C इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सीई, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो Q इज इक्वल टू सीई को लेते हुए सीई की जगह हमने ईएमएफ कितनी अप्लाई कर रखी है, हमने एसी सोर्स कनेक्ट कर रखा है, तो E की जगह मैंने लिख दिया था E नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद हमने क्या निकाला था, मेरे पास Q आ गया, तो Q आ गया तो अब तो मैं करंट इजिली निकाल सकती हूँ। तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, उसको हमने रेफरेंस लेते हुए, इस फॉर्मूले को रेफरेंस लेते हुए हमने I निकाला। और हमने लास्ट में देखा जो हमारा करंट है वो लीड कर रहा है किसको, ईएमएफ, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं अब हम देख रहे हैं सर्किट के अंदर, जैसे हमने देखो दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होता था तो हम क्या देते R1 प्लस R2, ठीक है। अगर दो हमारे इंडक्टर सीरीज में है तो हमने कह दिया जो कंबाइंड इंडक्टेंस होगी वो होगी हमारी L1 प्लस L2, ठीक है। कैपेसिटर के केस में देखा अगर हमारे कंबाइन हमें कैपेसिटेंस निकालनी है तो हमने क्या किया था, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ये फॉर्मूला आया था। अब हमारे पास, अब हम कर रहे हैं सबसे पहले देखो अभी तक हमने किया R, L और C सर्किट, अब हम कंबाइन फॉर्म कर रहे हैं R और L सर्किट, और उसमें देखते हैं जो नेट इंपीडेंस, देखो जैसे हम कैपेसिटर के केस में बोलते थे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के केस में बोलते थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, ऐसे इसके केस में दोनों का कंबाइन, जैसे हमारा रेजिस्टेंस के केस में तो रजिस्टर के केस में हो गया रेजिस्टेंस, और इंडक्टर के केस में होगी उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, ठीक है। इन दोनों का कंबाइन इक्विवेलेंट क्या आएगा अगर ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है, तो इसके इक्विवेलेंट को क्या बोले, क्या हम यूं बोले टोटल रेजिस्टेंस, नहीं। क्या हम यूं बोले टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस, नहीं। इन दोनों के हम कंबाइन को क्या बोलते हैं, इन दोनों के हम कंबाइन को बोलेंगे इम्पीडेंस, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, इम्पीडेंस। अब वो हम इम्पीडेंस निकाल रहे हैं कि दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं सीरीज में तो क्या उनका फॉर्मूला बनेगा, क्या इम्पीडेंस टोटल आएगी, ठीक है। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं। एसी सर्किट कंटेनिंग R एंड L, R एंड L, मतलब अब हम सर्किट के अंदर, अभी तक हम सिंगल एलिमेंट ले रहे थे, या तो रेजिस्टेंस ले रहे थे या इंडक्टर ले रहे थे या कैपेसिटर ले रहे थे, अब हम ले रहे हैं R एंड L, मतलब जब R भी आ जाए और L भी आ जाए, ठीक है। तो देखो इसका डायग्राम ये हो जाएगा, ये हमारा R हो गया और ये हमारा क्या हो गया, L हो गया। ये हमने इसके अंदर लगा दिया करंट और हमने इसको दी ईएमएफ, मैं मान लेती हूँ इस बार टोटल जो हम वोल्टेज इनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो V का, ठीक है। मुझे पता है दोनों में करंट सेम होगा क्योंकि दोनों क्या है, सीरीज में है। वोल्टेज दोनों की अलग होगी, मैंने इसकी मान ली VR और नेक्स्ट की मान ली मैंने VL, दोनों की वोल्टेज क्या है, अलग, ठीक है, VR और VL। अब मुझे पता है, मैंने इनका डायग्राम देख रखा है, V
आर के अंदर जो वोल्टेज थी, मतलब जो हमने आर सर्किट की थी उसके अंदर वोल्टेज हमारी यहाँ थी, उसकी ईएमएफ, ठीक है। और एल सर्किट में जो वोल्टेज थी वो उसकी वोल्टेज जो थी इंडक्टर की वो इधर आई थी। दोनों की वोल्टेज को मैंने रेफरेंस ले लिया, उनके मुझे वेक्टर फॉर्म पता है, उनकी डायरेक्शन पता है, वो किस डायरेक्शन में जा रहे थे। बी आर की जो डायरेक्शन थी ये थी, और बी एल की जो डायरेक्शन दी थी हमने ये, ठीक है। बी एल जो था वो 90 डिग्री आगे चल रहा था, किससे, उसके करंट से, तो मैंने ये कर लिया। अब इनकी नेट वोल्टेज मुझे पता है यहाँ कहीं लाई करेगी, इनका रिजल्ट है, तो मैं इसको रेफरेंस लेते हुए, इस डायग्राम को रेफरेंस लेते हुए, ग्राफ को रेफरेंस लेते हुए, मैं इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस फॉर्म फैक्टर यानी कंबाइंड इंपीडेंस निकालूंगी। इन दोनों का कंबाइंड इंपीडेंस क्या बनेगा। इंपीडेंस की यूनिट भी ओम होगी भाई, जब इसके रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, इसके इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल की यूनिट ओम है, तो इनका जो कंबाइंड फैक्टर आएगा दोनों को मिला के, भाई ये सीरीज में है तो क्या फॉर्मूला देंगे, तो उसकी यूनिट भी हमारी क्या बनेगी, ओम बनेगी। अब हम वही निकालते हैं। देखो मुझे पता है जो टोटल वोल्टेज है जो इसका रिजल्टेंट है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये दोनों किस पे है, 90 डिग्री पे, तो हमें रिजल्टेंट निकालना आता है। हमने कहाँ पे किया था ये, 11th में वेक्टर में। अगर दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल है तो हमने फॉर्मूला किया था R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 90। तो इसमें हमने ये किया, हमारे दो वेक्टर हैं BL और BR, तो B इज इक्वल टू अंडर रूट BL स्क्वायर BR स्क्वायर प्लस 2BL BR cos 90। वो फैक्टर बेटा जीरो हो गया इसलिए मैंने नहीं लिखा, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, अंडर रूट बी एल स्क्वायर प्लस बी आर, ठीक है। हम ये लिख लेंगे बेटा, चाहे लेट बी आर इज इक्वल टू, क्योंकि एग्जाम जब होगा हमारा सीबीएसई एग्जाम, तो उसमें खाली हमारे मैथमेटिकल पोर्शन के कोई मार्क्स नहीं देगा, हमें मार्क्स मिलेंगे लेकिन कुछ ना कुछ डिडक्ट होंगे, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा क्रॉस रेजिस्टेंस, BL इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट B क्या हो गया हमारा, अंडर रूट BL का स्क्वायर प्लस BR का स्क्वायर। तो BL देखो, B की जगह मैंने V लिख दिया, BL, तो मैं टोटल करंट I दे रही हूँ, मुझे पता है सीरीज में जो करंट होता है सेम होता है, और वो करंट कौन सा होता है भाई, यू थोड़ा है, I जो है डिवाइड हो जाएगा I/2, ऐसा नहीं, दोनों का वही करंट होता है जो टोटल करंट होता है। तो मैं इधर लिख सकती हूँ V इज इक्वल टू I इंटू में इसका रेजिस्टेंस टाइप फैक्टर जिसको हम बोल देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, आई एक्सएल का होल प्लस आई आर का होल, ये बन जाए, ठीक है। तो V बाय आई, इधर से आई स्क्वायर है, देखो आई स्क्वायर बाहर आके क्या हो जाएगा आई, तो V बाय आई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर। इस कंबाइंड जो टोटल वोल्टेज है सर्किट की और टोटल करंट है, तो ये जो मिल के देगा कंबाइंड रेजिस्टेंस टाइप फैक्टर, यानी क्या देगा, इंपीडेंस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंपीडेंस, जेड से डिनोट कर रहे हैं, जेड इज इक्वल टू कैसे होगा, एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इट मींस अगर हमें टोटल सर्किट में, जैसे हमें इसका रेजिस्टेंस गिवन है, इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस गिवन है, इनकी कंबाइंड फॉर्म निकालनी है, तो उसको हम बोलते हैं इंपीडेंस। और इंपीडेंस का क्या फॉर्मूला होगा, जो हमारा वोल्टेज का रिलेशन था वही फॉलो हो रहा है, तुम देख सकते हो, अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का, ठीक है। ये हो गया हमारा इसके अंदर इंपीडेंस। किस सर्किट का निकाला हमने, आर एंड एल सर्किट। अब हम नेक्स्ट करते हैं, देखो अब मैं ये मान लेती हूँ इसका एंगल आर के साथ कितना है, फाइव, तो मैं टेंजेंट फाइव भी निकाल सकती हूँ। टेंजेंट फाइव हमारा क्या होगा, टेंजेंट फाइव इज इक्वल टू, टेंजेंट फाइव किसके इक्वल होगा, देखो टेंजेंट फाइव होगा हमारा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये भी तो परपेंडिकुलर है, VL बाय VR, VL बाय VR, VL को मैं यूं लिख सकती हूँ IXL अपॉन में IR, तो I से I कैंसिल, यानी टेंजेंट फाई की वैल्यू या तो हमारी आई है VL बाय R, हमारी हो गई XL बाय R, दो फॉर्मूले।
ठीक है। अब हम करते हैं, ये तो हमने किया इसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। नेक्स्ट हम कर रहे हैं एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। अब हम सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा, ठीक है। अभी हमने लगाया था रेजिस्टेंस और इंडक्टर। अब हम देखो, पहले हमने सिंगल सिंगल एलिमेंट का किया था, अब हम टू टू एलिमेंट्स ले रहे हैं। पहले हमने ले लिया आर एल, अब हम ले रहे हैं आर सी। ये हो गया मेरा आर सी और ये हो गया बी सी, ठीक है। ये हो गया बी सी, इधर हो जाएगा हमारा बी सी और इधर भी देखो इनके देखो, इसमें हमें पता है जब हमने कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लिया था तो हमारा क्या हुआ था। देखो, जब हमने कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लिया था तो रेजिस्टेंस की वोल्टेज तो यही थी वी आर, लेकिन कैपेसिटर की जो वोल्टेज थी अभी अभी हमने किया है, जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो लेग बिहाइंड है करंट, ठीक है। करंट को मतलब वो फॉलो करिए, करंट उसके आगे चल रहा था, तो हमने वो जो वोल्टेज है यहाँ पर बनाई वी सी, ठीक है। इस बार भी दोनों 90 डिग्री पे है, रिजल्टेंट तो वही बनना है और जो इनका कंबाइंड रिजल्टेंट निकलेगा उसको हमने बोल दिया, ठीक है। तो V इज इक्वल टू, इस बार दोनों फिर परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट हमें बहुत अच्छे से निकालना आता है, हमने वेक्टर में किया था। V इज इक्वल टू अंडर रूट बी सी स्क्वेयर प्लस बी आर स्क्वेयर, ठीक है। वी सी क्या हो जाएगा आई एक्स सी, ठीक है ना। VC इसका करंट इनटू में इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस टाइप फैक्टर है जो, और VR क्या हो गया आई आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, तो V बाय आई इज इक्वल टू XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इस केस में इम्पीडेंस क्या आया, कभी भी दो जब हमारे फैक्टर आ जाए, जैसे दो एलिमेंट आ जाए, तीन एलिमेंट आ जाए, तो हम उसका नाम कंबाइन को, भाई देखो कंबाइन को हम खाली नाम दें रेजिस्टेंस तो XC नाराज हो जाएगा, अगर हम इसको नाम दें कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो रेजिस्टेंस नाराज हो जाएगा, तो इसको हम कंबाइंड फॉर्म में सीधे देते हैं इम्पीडेंस, ठीक है। क्या बोल देते हैं हम इम्पीडेंस। ये था हमारा एसी सर्किट कंटेनिंग आर एंड सी, आर एंड सी। अब इसके अंदर टेंजेंट फाई क्या निकालेंगे, देखो हमें पता लग रहा है टेंजेंट फाई, टेंजेंट फाई क्या हो गया हमारा बीसी बाय बी आर, बीसी की जगह आई एक्स सी बाय आई आर, यानी क्या हो गया हमारा एक्सी बाय आर। दो फॉर्मूले आ गए, या तो टेंजेंट फाई होगा बीसी बाय आर या हो जाएगा हमारा एक्सी बाय। तो हमने इसके अंदर कंबाइन हमारा निकाल लिया है इम्पीडेंस क्या बनेगा, और टेंजेंट फाई निकाल लिया है, और हमने ये भी देख लिया है कि इसका जो हमारा फेज डायग्राम, फेजर डायग्राम है वो कैसे बनेगा, वेक्टर की फॉर्म में डायग्राम जो है इसका कैसे बनेगा। तो अब हमने दो दो फैक्टर वाले भी कर लिए हैं, जब हमने दो एलिमेंट लिए हैं, एक में हमने लिया है आर और एल, एक में किया है हमने आर और सी। तो अब तक हमने जो पार्ट कवर किया है वो हमने ये किया है एसी सर्किट कंटेनिंग आर ओनली, AC सर्किट कंटेनिंग L ओनली, AC सर्किट कंटेनिंग C ओनली, फिर उसके बाद जो अब हम कर रहे थे RL का करा हमने, RC का, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं AC सर्किट कंटेनिंग R L एंड C, R L एंड C, ठीक है। तो R L एंड C का कैसे डायग्राम बनेगा सब कुछ हम करते हैं। देखो इसके अंदर हमें R भी लगाना है, L भी लगाना है और C भी लगाना है जैसा उसने कहा है, ठीक है। और ये हमने दे दिया करंट I, और ये हमारी हो गई वोल्टेज सोर्स AC, ये हो गया हमारा R L C।
के अंदर हम देखते हैं कैसे क्या करें। जैसे उसके अंदर वोल्टेज में रिलेशन था, इसमें भी वोल्टेज में कोई रिलेशन होना चाहिए। तो पहले हम इसके वोल्टेज को ड्रॉ करते हैं एज ए वेक्टर। तो मुझे पता है आर यहाँ पर, ठीक है। एल सर्किट की जो वोल्टेज थी वो आगे चल रही थी, सी सर्किट की जो वोल्टेज थी वो वीसी पीछे। देखो अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। अगर एक बेंच को एक स्टूडेंट जो है अपनी तरफ खींच रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, दूसरा जो स्टूडेंट है वो अपनी तरफ खींच रहा है 7 न्यूटन के फोर्स से, तो मुझे पता है जो बेंच जाएगा वो 10 न्यूटन का जहां पे फोर्स लग रहा है उस तरफ जाएगा, और कितने रिजल्टेंट से जाएगा, 3 न्यूटन के रिजल्टेंट से, ठीक है ना। तो ऐसे ही देखो VL है और VC है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा VL माइनस VC बनेगा। देखो ये हमने वेक्टर में भी किया था, R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ये फॉर्मूला किया था। अगर दो वेक्टर जिनके बीच में एंगल 180 डिग्री का है तो R हमारा आ गया था सॉल्व करके A माइनस बी। तो इसके अंदर भी सेम, अब एक VL है एक VC है, दोनों का जो रिजल्टेंट है मुझे पता है या तो VL माइनस VC होगा या VC माइनस VL होगा। डिपेंड करता है कि VL बड़ा है या VC बड़ा है, और कौन से मतलब उसका रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी। भाई 10 और जो 7 का हमने एग्जांपल लिया तो रिजल्टेंट किसकी तरफ गया, 10 की तरफ गया, ठीक है ना। तो मतलब जो रिजल्टेंट है वो इसी लाइन पे ही लाई करेगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने ये मान लिया कि VL बड़ा है, उसकी वैल्यू हो जाएगी VL माइनस VC। इसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली VL से कम, जैसे 10 माइनस 7 किया 3 आया तो 10 से कम है ना। तो VL माइनस VC का रिजल्टेंट, पहले मैं इन दोनों को कंबाइन कर रही हूँ ताकि मुझे अलग अलग ना करना पड़े, इन दोनों का कंबाइन फॉर्म, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा VL माइनस VC आएगा। और मैंने ये माना है कि VL बड़ा है तब VL माइनस VC आएगा, अदरवाइज VC माइनस VL होता वो इधर लाई होता, ठीक है। तो अब हमारे पास VL और VC का काम अलग अलग खत्म हो गया, अब हमने इन दोनों का कंबाइन ले लिया VL माइनस VC, और एक रेजिस्टेंस अभी हमारे पास और बचा हुआ है VR। अब इनका हमें नेट देखना है कि इनका नेट जो V है वो कहाँ लाई करेगा, और उससे हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है। देखो V नेट टोटल V रिजल्टेंट क्या होगा, एक तो हमारे पास वेक्टर है VL माइनस VC और एक है VR, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, हम यही लिख सकते हैं ना। आप देखो V इज इक्वल टू IXL माइनस IXC लिख सकते हैं हम, ये अभी अभी हमने किया भी है, IR का होल स्क्वायर। भाई करंट तो तीनों में सेम जाएगा I, और जब जो तीनों का रेजिस्टेंस साइड फैक्टर है, इंडक्टर के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर के केस में XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और रजिस्टर के केस में रेजिस्टेंस R ये। आप देखो यहाँ से भी आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो मैं इसको यूं लिख सकती हूँ आई स्क्वायर, अंदर क्या रह गया XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर R जो। अब ये जो आई है आई स्क्वायर है बाहर आकर आई बन जाएगा, और मैंने इसको डिवाइड में दिया V बाय आई इज इक्वल टू क्या होगा, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का, ठीक है। अब मैं V बाय आई को मैं Z लिख सकती हूँ, तो Z क्या आएगा देखिए, Z इज इक्वल टू इसका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस टाइप फैक्टर है जिसको हम इम्पीडेंस बोल रहे हैं, XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R, ठीक है। इसका जो कंबाइंड इम्पीडेंस है वो ये आ जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R, ठीक है। अब देखो अगर ये तो हमने लिया VL बड़ा हो, अगर VC बड़ा हो तो Z हमारा क्या आ जाएगा, XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक में माइनस आ जाएगा एक में प्लस आ जाएगा, स्क्वायर करके वही पॉजिटिव। ये हमारा हो गया इसका कंबाइंड इम्पीडेंस, इम्पीडेंस जिसको हम बोलते हैं जेड। ठीक है, अब इसका हम निकालते हैं टेंजेंट फाई, एज यूजुअल हम सब में निकाल रहे हैं। तो इधर हम जो टेंजेंट फाई निकालेंगे, अब हमारा बीएल और बीसी का अलग अलग काम खत्म हो गया, इसका हमने रिजल्टेड ले लिया बीएल माइनस बीसी। तो इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीएल माइनस बीसी अपोन में आर। ठीक है, अब बीएल को हम यूं भी तो लिख सकते हैं आई एक्सएल माइनस आई एक्ससी अपोन में आई आर। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइड बाय आर। यानी एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, फॉर्मूला हमारे पास ये इसका टेंजेंट फाई, टेंजेंट फाई। तो टेंजेंट फाई का हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, कंबाइंड इंपीडेंस हो गई है। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने कंसीडर किया है बीएल जो है वो बड़ा है बीसी। ठीक है, अगर मैं ये मान लूं कि बीएल बड़ा है बीसी से, ठीक है, बीएल क्या है हमारा, बड़ा है बीसी से, तो मैं ये बोल सकती हूँ जो फाई आएगा वो क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव। ठीक है, फाई हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बीएल माइनस बीसी क्या हो गया, पॉजिटिव, तो टेंजेंट फाई भी क्या आएगा, पॉजिटिव। सेकेंड केस में ये मान रही हूं अगर बीएल जो है छोटा है बीसी से, तो बीएल माइनस बीसी टेंजेंट फाई क्या आ जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव आ। ठीक है, थर्ड फैक्टर जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारा आगे यूज भी होगा। थर्ड फैक्टर बेटा हमारा ये है कि अगर बीएल और बीसी इक्वल हो जाए, बीएल और बीसी इक्वल हो जाए, भाई एक बेंच को एक तरफ से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दूसरी तरफ से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो वो बेंच तो कहीं नहीं जाएगा ना, उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा मोशन का, जीरो। ऐसे ही बीएल और बीसी इक्वल हो जाए तो बीएल माइनस बीसी क्या हो गया, जीरो। मतलब ये लाइन हमारे पास रही नहीं, ये वाली खाली क्या रह गया, बीआर। मतलब अब जो इम्पीडेंस होगा जब बीएल और बीसी रहे नहीं, तो जेड किसके इक्वल हो गया, यानी आर के इक्वल हो गया। भाई जब बीएल और बीसी नहीं रहे, एक्सएल और एक्सी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी भी क्या हो जाएगा, जीरो। देखो जब बीएल और बीसी इक्वल है, तो बीएल और बीसी इक्वल है, तो आई एक्सएल इज इक्वल टू आई एक्सी है। आई और आई तो सेम हो गए, कट गए, तो यानी एक्सएल और एक्सी भी तो इक्वल हो गए ना। तो एक्सएल और एक्सी इक्वल हो गए, यानी जेड किसके इक्वल हो गया, आर के। एक्सएल एक्सी का काम खत्म, बीएल बीसी का काम खत्म, जेड इक्वल हो गया आर। अब इससे हमने ये भी बता दिया टेंजेंट फाई जो हो गया वो जीरो हो गया, क्योंकि बीएल और बीसी इक्वल हो गए, टेंजेंट फाई जीरो हो गया। तो यानी फाई क्या हो गया, 0 डिग्री। मतलब ये जो बी है ये यही लाई करेगा। नेट वोल्टेज भी सर्किट की, भाई जो आर सर्किट की होगी, अब इसके अंदर मतलब आर सर्किट को ही प्रेफरेंस देंगे, एल और सी का काम ही खत्म हो गया, तो आर सर्किट के अकॉर्डिंग हम बता देंगे जेड इज इक्वल टू आर हो गया। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं ईएमएफ और जो करंट है वो दोनों सेम फेस में चलेंगे, क्योंकि आर सर्किट ही रह गया, आर सर्किट में क्या था, दोनों फेस में चलेंगे, तो इधर भी दोनों सेम फेस में चलेंगे।